हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं ERP थेरेपी के बारे में। आप जानते ही हैं एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन थेरेपी कितनी इफेक्टिव है OCD के, एंजाइटी, किसी भी तरीके के फियर, फोबियाज के ट्रीटमेंट में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी ERP को घर पर ही प्लान कर सकते हैं। अगर आप किसी ट्रेन थेरेपिस्ट के साथ काम करते हैं बहुत ही अच्छा है, पर अगर किसी भी वजह से आप नहीं कर पाते हैं किसी थेरेपिस्ट के साथ, तो आप घर पर भी इस तरह से एक्सपोजर कर सकते हैं। तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। इस वीडियो में हम सीखना शुरू करें उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पर करें ताकि आपका ब्रेन एकदम शांत रहे। तो चलिए सीखते हैं। हाँ जी, तो ERP आप जानते ही हैं कि एक्सपोजर करना है हमें। किसी भी फियर को फेस करने के लिए उसका सामना करना 100% ज़रूरी है। आप जब तक कोई चीज़ को प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, जो आपकी ERP है वो बेसिकली आपका प्रैक्टिकल है। जैसे आपने CBT और ERP दोनों बहुत ही पॉपुलर हैं। OCD, एंजाइटी, सब तरीके के ट्रीटमेंट में ये दो थेरेपीज़ के नाम कॉमनली सबकी ज़ुबान पे चढ़े हुए होते हैं। ऐसे समझते हैं जैसे कि एक बच्चा है, वो घर में बैठकर अपनी पूरी टेक्स्ट बुक का पूरा अच्छे से रट्टा मार लिया, उसने बहुत अच्छी तरह से समझ गया, सारे कॉन्सेप्ट आ गए, सारे टिप्स पर हैं उसे। अब वो कह रहा है मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा रहा। तो बिना एग्ज़ाम दिए कैसे पता चलेगा कि जो वो कह रहा है कि उसकी सारी टिप्स पर हैं, कितना वो वहाँ पर परफॉर्म कर पाता है, लिख पाता है, या फिर अगर ओरल एग्ज़ाम है तो कितना बता पाता है। तो पता तो तभी चलेगा ना, वो आगे तो प्रमोट तभी होगा ना, तब वो एग्ज़ाम देगा, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही हम CBT से अपने थॉट्स को चैलेंज करना, उनको रीस्ट्रक्चर करना, अपने कॉग्निटिव बायसेस को, डिस्टॉर्शंस को इस तरीके से पकड़ना, सब कुछ सीख जाते हैं। पर फाइनल नोट पर हमें ERP करनी ही होती है। डायरेक्ट ERP कई बार बड़ी डेंजरस हो जाती है, और कोई भी क्लाइंट जिसको OCD या एंजाइटी, फोबिया होता है, तो उसकी एंजाइटी बहुत ज़्यादा शूट अप कर जाती है और बहुत वो पैनिक हो जाता है। स्टार्टिंग CBT से ही की जाती है, पर प्रैक्टिकल पार्ट तो है ही इम्पॉर्टेंट। तो ERP बेसिकली आपको रिकंडीशनिंग में हेल्प करती है, क्योंकि आपका ब्रेन ऑलरेडी कनेक्शंस, एसोसिएशंस बना चुका है, कंडीशन हो चुका है। अब उसको रिकंडीशन करना है, तो ERP मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। समझते हैं कि ERP को हम कैसे करेंगे। आप देखिए, सबसे पहले आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। आप ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, कोई मेमोरी भी हो सकती है, कोई इमेज भी हो सकती है, कोई थॉट, सेंसेशन, अर्ज, कुछ भी हो सकता है। पांचों सेंसेस से इंटरनल, एक्सटर्नल कुछ भी ट्रिगर हो सकता है। तो आपको अपने ट्रिगर्स को पता करना है। अब आपने अपने ट्रिगर्स को पता किया है, फिर उसके बाद असाइन ईच ट्रिगर एंजाइटी स्कोर। अब अपने ट्रिगर को एक एंजाइटी स्कोर देना है, तो आपको 1 to 10 का स्केल बनाना है, और फिर अपने हर एक ट्रिगर को 1 to 10 के स्केल पर आप कितना एंग्शियस फील करते हैं जब आप उस ट्रिगर आपको वो मिलता है, तो आपके अंदर कितना एंजाइटी का लेवल बढ़ता है। तो हो सकता है किसी में आपका स्कोर 8 हो, किसी में 4 हो, किसी में 7, कुछ भी हो सकता है, किसी में 10 भी हो सकता है। तो आपको अपने ट्रिगर को एंजाइटी स्कोर देना है। फिर उसके बाद पुट योर लिस्ट इन ऑर्डर। अब आपको एक ऑर्डर में लिस्ट बनानी होती है। कैसे? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी को क्लीनिंग का है। अब जब वो किसी को देखता है कि कोई बाहर से आया है और उसने बाहर से आकर हैंड वॉश नहीं किए, डायरेक्टली इधर उधर बैठना, टच करना शुरू कर दिया, तो उसको एंग्जाइटी होती है। उस केस में उसको 4 लेवल है, मतलब उसने जो स्कोर दिया 1 to 10 के स्केल पे वो 4 दिया। अब कोई टॉयलेट यूज़ कर आया, उसके बाद उसने डायरेक्टली टॉयलेट से आते ही किचन में कोई चला गया, तो उस टाइम पर उसको जो एंग्जाइटी होती है कि उसने टॉयलेट से आकर बाहर कहीं वॉश बेसिन में हाथ क्यों नहीं धोए, इस बात से उसको एंग्जाइटी जो होती है वो 9 स्कोर दिया। तो अब आपको पूरा का पूरा जो बनाना है, ऐसे डिफरेंट सिचुएशन में जो आपने स्कोर दिया है, तो उसको एक ऑर्डर में बनाना है कि पहले कम एंग्जाइटी वाली सिचुएशन, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरीके से करना है। फिर प्रैक्टिस 1 एक्सपोजर। एक बार में आपको एक एक्सपोजर करना है।
कई बार ओसीडी वालों को बड़ी जल्दी होती है कि इतनी सारी सिचुएशंस होती हैं, किसी किसी की होती है एक दो सिचुएशन, लेकिन लोगों की मल्टीपल ऐसे ट्रिगर्स होते हैं, तो सारे एक साथ नहीं हो सकते, एक बार में एक किया जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट कितना रेडी है, कितना विलिंगनेस है, तो हम किधर से शुरू करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे जो मीडियम कैटेगरी वाले मेरे ट्रिगर्स हैं उससे स्टार्ट करा दीजिए, क्योंकि वो बहुत कम वाले क्या है, वो मैनेजेबल है, वो मैं खुद ही कर लूँगा, क्योंकि सबके अपने टाइम के, फाइनेंस के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि बिल्कुल ही डिपेंडेंट होते हैं अपने थेरेपिस्ट पर, वो माइल्ड लेवल के एक्सपोजर्स भी अपने आप प्लान नहीं कर पाते हैं, तो उनको वहाँ से स्टार्ट करना होता है। तो सबके अंदर और विलिंगनेस था कि कुछ लोग बिल्कुल ही विलिंग नहीं होते हैं, उनको थोड़ा सा तैयार करना पड़ता है, कुछ घर वाले भी समझाते हैं, थेरेपिस्ट भी समझाता है, तो उनकी विलिंगनेस कम होने की वजह से वो छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा पैनिक और बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील करते हैं, क्योंकि उनको अभी रेडीनेस नहीं है। तो फिर उनको तो बिल्कुल ही लीस्ट एंग्जाइटी प्रोड्यूसिंग सिचुएशन से स्टार्ट करना होता है। तो हमें बहुत वाइजली एज पर क्लाइंट चूज़ करना होता है। आप भी अपने अंदर रेडीनेस देखिए, कितनी आपके अंदर नॉर्मल एक स्ट्रेंथ है, कितना आप चाहते हैं उससे जल्दी छुटकारा पाना, उस हिसाब से आप अपने एक्सपोजर को, सिचुएशन को, ट्रिगर को चूज़ करेंगे। फिर उसके बाद स्टे अंटिल एंग्जाइटी डिक्रीज 50%। आपको जब आपने वो एक्सपोजर चूज़ कर लिया कि आपको अब इसको फेस करना है, तो वहाँ पर उस सिचुएशन में आपको बिना किसी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज के अपनी एंग्जाइटी को नॉर्मली ड्रॉप होने देना है। और कितना, एटलीस्ट 50% पर आ जाए आपकी एंग्जाइटी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपका एक एंग्जाइटी स्कोर था 8, अब आप उस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो आपको एंग्जाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वो वास्तव में आपके लिए एक बहुत ही एंग्जाइटी प्रोड्यूसिंग सिचुएशन है। अब आप उस सिचुएशन से भाग गए एकदम से, तो क्या होगा, जैसे आप सिचुएशन से हटेंगे तो आपकी एंग्जाइटी अपने आप ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगी। तो आपके ब्रेन को क्या लर्निंग मिलेगी, अच्छा इस सिचुएशन से हटते ही जो है ना एकदम एंग्जाइटी ड्रॉप हो रही है, तो यानी कि वो सिचुएशन बहुत ही डेंजरस है। तो आपका एक्सपोजर हो गया चौपट। यहाँ पर सपोज आपने जिस टाइम एक्सपोज कर रहे हैं उसी टाइम पर आपने वहीं पर रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ कर ली और उससे आपकी एंग्जाइटी ड्रॉप हुई, तब भी आपके ब्रेन को कोई इफेक्टिव लर्निंग नहीं मिलेगी, उसे हमेशा एक डिपेंडेंसी हो जाएगी उस मोमेंट में रिलैक्सेशन टेक्निक पर। आपको एंग्जाइटी को नेचुरली ऑटोमेटिकली ही ड्रॉप होने देना है, तो एटलीस्ट 50% तक ड्रॉप हो जाए, तब आप उस सिचुएशन को छोड़िए। और अगर आप स्टे कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मेरे साथ जो लोग एक्सपोजर करते हैं तो 50% नहीं, उनको जब तक बिल्कुल एंग्जाइटी 10% पे नहीं आ जाती है तब तक उनको हम उस सिचुएशन से आउट नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप घर पर अकेले करें तो एटलीस्ट 50% ड्रॉप हो जाए, तब जाकर आप उस सिचुएशन को छोड़िएगा और फिर नेक्स्ट टाइम रिपीट भी करना है उसे। इसी तरीके से प्रैक्टिस दैट एक्सपोजर डेली, आपको वो एक्सपोजर डेली करना है, ये नहीं कि एक बार करा और छुट्टी हो गई, नहीं, उसको रिपीटेड एक्सपोजर करना होता है, क्योंकि आपके ब्रेन को तभी ट्रेनिंग मिलेगी, तभी आपका ब्रेन नॉर्मल फील करेगा उस सिचुएशन में। इसी तरह से देन स्टार्ट द नेक्स्ट ट्रिगर ऑन योर लिस्ट, जो आपकी लिस्ट है उस पर फिर नेक्स्ट ट्रिगर। ऐसा नहीं कि 3-4 चीज़ों को एक साथ ले लें, क्योंकि 3-4 चीज़ों को एक साथ अगर आप घर पर ले लेंगे तो आपके लिए ओवरवेलमिंग हो सकता है। हाँ, जब मैं अपने क्लाइंट्स को इस तरीके से प्लान करती हूँ तो उनके कुछ जो सिमिलर काइंड ऑफ ट्रिगर्स होते हैं और जो माइल्ड लेवल के होते हैं तो उनको हम 2-3 कंबाइन भी कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि आप एक ट्रेन थेरेपिस्ट के साथ हैं तो वहाँ पर हम अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ को ऑन द स्पॉट भी एज़ पर योर रिक्वायरमेंट लगा सकते हैं, तो वहाँ पर रिस्क नहीं होता है। पर अगर आप घर पर कर रहे हैं तो एडवाइजेबल है कि आप एक बार में एक ही एक्सपोजर करें, जब आप उससे फिनिश हो जाएं, उस सिचुएशन में आप नॉर्मल हो जाएं, तब जाकर आप अपनी लिस्ट में दूसरा कोई ट्रिगर लें। सो इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। और क्या आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ा देता है, तो एक्सपोजर करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना होता है वो भी समझ लीजिए। कंबाइन ERP एंड कॉग्निटिव थेरेपी, आपको ERP के साथ साथ कॉग्निटिव थेरेपी को कंबाइन करने से बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। मैंने बताया ERP प्रैक्टिकल है, रिकंडीशनिंग करेगी, पर वो रिकंडीशनिंग के लिए जो मटेरियल आपके ब्रेन को समझाना है, एक्सप्लेन करना है, वो आपको कॉग्निटिव थेरेपी से आएगा। तो आप जानते हैं कॉग्निटिव थेरेपी में CBT है, ACT है, जो कि मोस्ट पॉपुलर थेरेपी हैं, और कॉग्निटिव बायस थेरेपी है। सो ये सब जो है ना बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं।
सो अब हमें समझना है कि हम रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, अपने बायसेस को पहचानेंगे कि किस बेसिस पर हमारा दिमाग ये सब चीज़ें कर रहा है, तो वो सब CBT से होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहते प्रैक्टिकल करते वक्त, तो CBT का हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप ऑलरेडी CBT से अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर लें, तब आप अपने आप को एक्सपोजर्स के लिए रेडी करें। इसी तरह से कॉग्निटिव बायस मॉडिफिकेशन, हमारा दिमाग है ना बायस्ड होकर सोचता है ना, जो भी प्रीवियस लर्निंग होती है, तो हमारे दिमाग की नेचर होती है, जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, प्रीवियस लर्निंग होती है, उनसे बायस होकर ही वो हमें ऑटो सजेशंस किसी भी रूप में दे सकता है। तो उनका भी मॉडिफिकेशन करना होता है हमें अंडरस्टैंडिंग से। वो CBT आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और आप महसूस करेंगे कि हर बार आप जो ब्रेन आपका ऑटोमेटिकली आपको प्रेजेंट कर रहा है, उसके अगेंस्ट अगर आपका एक्सपीरियंस से लर्निंग देंगे, उसे क्लूज देंगे, तो आपका माइंड रीट्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा और आप आसानी से उसे रीप्रोग्राम कर लेंगे। बायसेस ऑलरेडी मैंने इतने सारे बताए हुए हैं, आप जानते ही हैं। फिर बी कम्प्लीटली कमिटेड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमिटमेंट क्या होता है कि रेयर ऑफ रेयर ऐसा एक्सपीरियंस भी होता है कि क्लाइंट बोलता है कि हाँ कि आपको ना एक्सपोजर मुझे कराना है और मैं रेडी हूँ, और जैसे हम एक्सपोजर प्लान करते हैं उस टाइम पर नहीं आज नहीं मैडम, आज एक्सपोजर नहीं, आज नहीं, आज CBT कर लेते हैं, आज ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। वो मतलब कमिटमेंट नहीं शो करते हैं, वो अपने कमिटमेंट से पीछे हट जाते हैं। या फिर उस सिचुएशन में कुछ लोगों के साथ ऐसा भी एक्सपीरियंस रहा कि वो जब ERP स्टार्ट करते हैं तो उनको लगता है अंदर का रिस्पांस तो आएगा ना एंग्जाइटी का, तो फिर वहाँ पर उनको ये रहता है कि आज नहीं करना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको कमिटेड रहने के लिए पूरा का पूरा ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है उनको, ताकि वो कमिटेड रहें। जितना ज़्यादा आप कमिटेड रहेंगे अपने एक्सपोजर के लिए कि जो एंग्जाइटी आ रही है वो आने दो, मुझे इसको बियर करना है, ये अपने आप ही नेचुरली कुछ टाइम बाद ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगी। उस टाइम पर मुझे और कुछ नहीं, भागना नहीं है इस सिचुएशन से, और कुछ नहीं, किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया या आप सिचुएशन से भाग गए या आपने कोई और सेफ्टी बिहेवियर अपनाया कि हाँ मेरी जेब में गोली है और जाते ही एंग्जाइटी बढ़ेगी तो जैसे ज़बान पे रखेंगे घुल जाएगी और हो जाएगा, नहीं, ये सारी चीज़ें क्या है आपके एंग्जाइटी को नेचुरली ड्रॉप होने से रोकेंगी। तो आपको कमिटेड रहना है कि तकलीफ़ होगी और मुझे उस तकलीफ़ को सहना है, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। इसी तरह से वॉच फॉर एस्केप बिहेवियर, आपको जो आपके एस्केप बिहेवियर है, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया ना कि गोली बहुत सारे लोग ऐसे रखते हैं, या फिर वो अपने मोबाइल में ऐसे कुछ देखने के लिए अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे। तो कुछ भी इस तरीके के जो एस्केप बिहेवियर्स होते हैं उन पर भी हमें बिल्कुल माइंडफुल रहना होता है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने जैसे एक लड़की है उसको एक्सपोजर कराती हूँ, तो वो बोल रही थी कि मैं यहाँ पर मम्मी को खड़ा कर लूँ, तो मम्मी क्या हो गई उसके लिए कि अच्छा अगर कुछ भी ऐसा होगा तो मम्मी मुझे तड़फता हुआ देखेगी या कुछ भी करेगी तो मैं भाग के मम्मी के पास चली जाऊँगी। तो ये क्या हो गया, उस सिचुएशन से भागना हो गया। तो हम अलाउ ही नहीं करते किसी और फैमिली मेम्बर को। समझना होगा कि अगर आपका कोई भी एस्केप बिहेवियर होगा तो आपका माइंड और उल्टी लर्निंग लेता रहेगा कि ये सिचुएशन और डेंजरस है और वो आपको खतरा और बढ़ा कर दिखाता रहेगा। इसी तरीके से वॉच फॉर सेकेंडरी गेन, क्या होता है कि एक सेकेंडरी गेन जो हमें अनकॉन्शियसली मिलता रहता है, हम उसके बारे में इतना एक्टिवली अवेयर भी नहीं होते हैं, और कई बार कुछ अवेयर भी होते हैं लोग, वो उस चीज़ को ऐसे कंसीडर नहीं करते हैं कि इस वजह से उनका OCD स्टे कर रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक लेडी, उसके हस्बैंड उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं देते थे। अब वो सारा टाइम अपने काम में और इधर उधर, कभी अपने दोस्तों में, कभी मोबाइल में ऐसे बिजी रहते थे। तो वो लेडी बहुत फ्रस्ट्रेट थी, उसने बहुत लंबे समय तक झगड़ा किया अपने हस्बैंड से, लेकिन हस्बैंड ने इतना कुछ खास सुना नहीं और वही सब चीज़ें हुआ। तो धीरे धीरे वो फ्रस्ट्रेट होती रही। तो घर में काम भी करती थी तो झीक झीक कर काम करती थी। अब आप झीक झीक कर स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, तो धीरे धीरे उसकी क्या हुआ, कंडीशनिंग हो गई कि जब आदमी बार बार दिमाग में सोच रहा है ये सब चीज़ों के बारे में, बहुत स्ट्रेस में है, तो वो बर्तन मांज रही है तो 2-4 बार ऐसा हुआ कि जैसे ग्लास में कुछ लगा हुआ रह गया, कटोरी में कुछ लगा हुआ रह गया, इस तरीके से ऐसा हो गया। हालांकि घर में मेड भी थी, लेकिन मेड कितनी भी हो फिर भी आपको 2-4-5 बर्तन मांजने ही पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से करते करते अब वो हुआ कि उसने बर्तन मांज के रखा, फिर उसने देखा कि अरे इसमें तो साइड में कुछ लगा हुआ रह गया, तो उसने फिर अच्छे से मांजना शुरू किया। ऐसे करते करते उसके क्लीनिंग के प्रति कंडीशनिंग होनी शुरू हो गई बर्तन मांजने के टाइम से। तो इस तरीके से अब वो परेशान हो गई। अब धीरे धीरे उसका ऑब्सेशन बढ़ता चला जाए। फिर उसे मेड पर शक होने लगा कि कहीं ये मेड गंदे ना छोड़ दे, जब मुझसे रह सकते हैं, तो उसने मेड भी हटा दी। ऐसे करते करते उसका क्लीनिंग का, हाउस होल्ड वर्क से रिलेटेड ऑब्सेशन हो गया।
अब जब ये परेशानी हो गई तो घर के लोग, बच्चे, हस्बैंड, सबको डिस्कम्फर्ट होने लगा। खैर जब पता चला हस्बैंड वगैरह को भी कि इसको बीमारी हो गई है, इसे ओसीडी कहते हैं, वो डॉक्टर के ले गए। तो डॉक्टर ने बोला कि इनको ओसीडी हो गई है। तो हस्बैंड को जो है ना लगा कि अरे भाई मेरी वाइफ बीमार हो गई है, अब थोड़ा सा मुझे इसको सपोर्ट करना है, क्योंकि वो रो रही थी, बिलख रही थी, ऐसे परेशान हो रही थी। तो हस्बैंड ने साथ देना शुरू किया। उन्होंने थोड़ा सा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा चलो तुम्हें बहुत देर लगेगी, लाओ मैं ही कर देता हूँ इतने काम। तो वो एक सेकेंडरी गेन मिलना शुरू हो गया कि ओसीडी की वजह से मेरे को सपोर्ट मिल रहा है हस्बैंड का। मेरा हस्बैंड मुझे टाइम दे रहा है। मेरे हस्बैंड जो कभी मेरे से मतलब ढंग से बात भी नहीं करता था, बैठकर काम में हाथ लगाना तो बहुत ही दूर की बात है, अब वो इस तरीके से केयरिंग हो गया है। तो वो एक गेन, अनकॉन्शियस गेन उनको मिलना स्टार्ट हो गया। तो उसकी वजह से वो एफर्ट ही नहीं डाल पा रही थी कि उनका ओसीडी चला जाएगा तो हस्बैंड भी चला जाएगा दूर। तो कोई भी अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेकेंडरी गेन, आपको थोड़ी बहुत अवेयरनेस है या नहीं है, तो चेक कीजिए। जब आप चेक करेंगे कि इस ओसीडी की वजह से क्या ऐसा है जो आपके लिए हो रहा है। जैसे एक लड़का था 14 साल का, उसको उसकी पढ़ाई से छुट्टी मिल रही थी इस ओसीडी के चक्कर में। उसको वो जो स्कूल में जाकर डिस्कम्फर्ट होता था, जो बच्चे बुली करते थे या जो भी टीचर के सामने अपना प्रेजेंट करने में उसको दिक्कत आती थी, वो सबसे वो बच रहा था इस ओसीडी के चक्कर में। तो अलग अलग लोगों को सेकेंडरी गेन भी होते हैं, तो उसके बारे में भी आपको अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि ये भी आपके ओसीडी के साइकिल टूटने नहीं देते हैं। और है वॉच फॉर सेफ्टी बिहेवियर्स, जो भी आपके सेफ्टी बिहेवियर्स हैं उसके लिए माइंडफुल रखें, क्योंकि जो हमारे सेफ्टी बिहेवियर्स होते हैं, कंपल्शंस है ना, हम जो एक्शंस लेते हैं, तो एक्सपोजर के दौरान भी वो सेफ्टी बिहेवियर हम पर हावी होने की कोशिश करते हैं। तो हमें हर एक एक्शन एक्सपोजर के दौरान माइंडफुल रहना पड़ता है कि कहीं ये मेरा कोई सेफ्टी बिहेवियर तो नहीं है, उससे बचने का तरीका तो नहीं है। तो हम जब माइंडफुल रहते हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम बहुत ही पार्शियल लेवल पर कंपल्शन करने की कोशिश करते हैं जस्ट अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो सब भी अगर आप करते रहेंगे तो आप एक्सपोजर को फेल करते रहेंगे। तो इन बातों का खास ख्याल रखना होता है, और घर पर भी आप आसानी से जो मैंने सिखाया इस तरीके से एक्सपोजर प्लान कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको स्टेप्स लेने एक्सपोजर में, और क्या आपकी एक्सपोजर की इफेक्टिवनेस को बढ़ाएगा। अब जो सेफ्टी बिहेवियर है उसमें एक बहुत वो है जिन लोगों की मेडिकेशन चल रही होती है। सो मेडिकेशन अगर आप जैसे कोई भी दवाई लेते हो तो वो क्या है, आपकी एंजाइटी को ड्रॉप कर देती है, रिलैक्स कर देती है। तो एक्सपोजर जब आपको करना है तो उस टाइम पर आपको अपनी मेडिसिन नहीं लेनी है, क्योंकि मेडिसिन आपको रिलैक्स स्टेट में रखेगी। तो कुछ लोगों की जिनकी मेडिसिन भी ऑलरेडी चल रही होती है, जब हम उनको एक्सपोजर कराते हैं तो उस टाइम हम बोलते हैं आपको डोज मिस करनी है आपको, और आपको रियली एंग्शियस फील करना है उस टाइम पर जब आप एक्सपोजर कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप घर बैठे भी एक्सपोजर अपना कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये बहुत ही हेल्पफुल रहा है आपके लिए वीडियो। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सबकी मदद हो सके। बिना किसी दवाई के आप ओसीडी से 100% आपकी रिकवरी हो जाएगी और कभी भी आपका रिलैप्स नहीं होगा। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए और पूरे विश्वास से सब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा।